तब तक अपने काम पर काम करिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। देखिए आज है 4 जुलाई और आज की वीडियो में 4 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और देखिए वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे जाते हैं इनका आंसर जरूर दिया कीजिए, इससे आपका पुराना प्रश्न रिवाइज हो जाता है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए बहुत सारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर जो है जनवरी से लगाए जून तक का एक कंप्लीट पीडीएफ बना दीजिए। तो देखिए ये कंप्लीट पीडीएफ बन चुका है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। और आपको बता दूं इस पीडीएफ में आपको टोटल 1800 करेंट अफेयर मिलेंगे जनवरी से लगाए जून तक, और इसको पढ़कर आप आगामी किसी भी परीक्षा में 100% स्कोर कर सकते हैं करेंट अफेयर में। तो देर मत कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि समय कम है और एग्जाम आपका लगा हुआ है। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 24 जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.734 अरब डॉलर की गिरावट के साथ कितना हो गया। तो देखिए 24 जून 2022 को जो आंकड़ा अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है उसमें पता चला है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसमें 2.734 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। और इसके बाद जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये घटकर 593.323 अरब डॉलर हो गया है। देखिए विश्व में अगर बात करें सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की तो इस सूची में चीन पहले स्थान पर है और भारत चौथे स्थान पर है दुनिया के सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में। और अभी हाल ही में देखिए एक देश बहुत चर्चा में है जिसका नाम है श्रीलंका। वहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो गया है, तो वहाँ पर आर्थिक संकट चल रहा है इसीलिए। और सबसे खास बात जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसको मापने के लिए 4 चीज़ों को प्लस किया जाता है। पहला, किसी भी देश की जो विदेशी मुद्रा संपत्ति है, गोल्ड रिजर्व है, और आईएमएफ के साथ एसडीआर है, और आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति है। तो इन चारों को अगर आप प्लस करेंगे इन चारों वैल्यू को तो आपको टोटल जो है जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला भारत का एकमात्र संस्था कौन है। देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत की एकमात्र संस्था है जो चुनावी बॉन्ड जारी करने वाली संस्था बन गई है। और ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए चुनाव और राजनीति से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसको जरूर नोट किया कीजिए, गौर किया कीजिए, ठीक है। कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बना, किसने इस्तीफा दिया, और कौन किस मंत्रालय में किस पद पर अपॉइंट हुआ। देखिए हम बात कर रहे हैं चुनावी बॉन्ड की। देखिए भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से अधिकृत एसबीआई की शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री के 21वें चरण को जारी करने की हाल ही में मंजूरी दे दी है। और देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है ये अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्थान है। और जो चुनावी बॉन्ड है ये ब्याज मुक्त वाहक साधन है जिन्हें पार्टी के द्वारा बैंक के खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। तो ये डिटेल थी चुनावी बॉन्ड के बारे में। और चुनावी बॉन्ड को जारी करने वाली भारत की एकमात्र संस्था भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपका है इसके चेयरपर्सन वर्तमान में है दिनेश कुमार खारा जी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। देखिए एग्जाम में अगर एसबीआई के बारे में कुछ पूछा जाता तो इसका स्थापना का वर्ष पूछा जाता है। याद कर लीजिए 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मंजूरी दी। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में जो आपका कोलिशन फ्रॉम डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप शॉर्ट में सीडीआरआई कहते हैं, तो इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है अभी जो जुलाई महीना स्टार्ट हुआ है इसी महीने में दी है। और आप बता दूं कैबिनेट ने संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत छूट और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए जो आपका CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी मंजूरी दी है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, देखिए इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 23 सितंबर 2019 को की गई थी और इसको शॉर्ट में CDRI के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो है ये यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इटली, फिजी, भूटान, मैक्सिको, मालदीव और
रवांडा तथा मंगोलिया के साथ जो है मिलकर की गई थी। तो ये था CDRI के बारे में। देखिए CDRI नाम से एक और संस्था है भारत में, जिसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दो CDRI हो गए। अगला कि हाल ही में किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर यानी कि मानव रहित विमान का पहला उड़ान परीक्षण किया? देखिए अभी हाल ही में DRDO ने जो है इस मानव रहित उड़ान परीक्षण का जो है सफल परीक्षण किया था, और ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक विमान जो जिसमें मानव नहीं बैठा है, उसका सफलतम परीक्षण भारत में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, इसने अभी हाल ही में जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस परीक्षण को अंजाम दिया था। और देखिए जो आपका कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ये परीक्षण किया गया, तो इस उड़ान परीक्षण को जो है भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण तकनीकी को हासिल करने के मामले में एक मील का पत्थर जो है माना जा रहा है। और देखिए इस मानव रहित विमान की बात करें, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसमें जो है टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। इंजन कौन सा है? टर्बोफैन इंजन, याद रखेगा। और इसमें लगे एयर फ्रेम और यहाँ तक कि निचला ढांचा, पहिए, फ्लाइट कंट्रोल और वैमानिक सिस्टम भारत में ही तैयार किए गए हैं। यानी कि ये पूर्ण तरीके से जो है स्वदेशी मानव रहित विमान है। याद रखना है कि इसरो ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर यानी कि मानव रहित विमान का परीक्षण हाल ही में कहाँ से किया था? कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। देखिए मैक्सिमम DRDO के बारे में एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो भी परीक्षण करता है DRDO किसी भी चीज़ का, तो ये पूछता है एग्जामिनर की फलानी चीज़ का परीक्षण कहाँ पर किया गया। तो इसीलिए मेरा मेन फोकस यहाँ पे आपके साथ यही है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में याद रखेगा कि अभी हाल ही में इस ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफलतम परीक्षण किया गया है। बात करेगा DRDO की, देखिए DRDO के बारे में भी इसका स्थापना का वर्ष बहुत पूछा जाता है। देखिए DRDO का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिएगा इसको। और ये जो DRDO संगठन है, ये भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। तो ये डिटेल है DRDO के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगला कि हाल ही में किस स्थान से जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV C-53 के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया। देखिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे आपको। देखिए हाल ही में जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसने PSLV C-53 के माध्यम से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को श्रीहरिकोटा से जो है स्थापित किया है। और देखिए एक खास बात और है, जो आपका ये PSLV था C-53, ये इसरो का 55वां मिशन था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए एग्जामिनर जो है इस लाइन पे ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि हर बार करता है। PSLV जब भी कोई लॉन्च होता है तो पूछता है कि यार ये PSLV का जो अभी हाल ही में परीक्षण हुआ था इसरो के द्वारा, ये किस क्रम का परीक्षण था? तो ये मतलब मिशन था, तो ये इस बार जो है PSLV का 55वां मिशन था। आप सोच रहे होंगे C-53 की बात हो रही है और 55वां मिशन की बात हो रही है। देखिए कभी कभी एक आध मिशन फेल हो जाते हैं, तो 2 मिशन फेल हो गया था तो सीधे उसको माइनस करके यहाँ पे सीधे सीधे उसको जो हटा दिया था C-53, इसीलिए नाम दिया गया है। देखिए PSLV का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि PSLV का मतलब क्या है। देखिए PSLV का मतलब होता है P से पोलर, S से सेटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल, यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV का ये पूरा नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका प्रक्षेपण अभी हाल ही में हुआ है, तो इस प्रक्षेपण यान से यानी कि PSLV C-53 से जो है सिंगापुर के 3 उपग्रहों जिनका नाम है DSEO और न्यूसर और स्कूब 1, ठीक है, इन तीनों को लॉन्च किया गया था। इन तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए जो PSLV C-53 है, इसने 10 डिग्री झुकाव के साथ 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन उपग्रहों को हाल ही में सफलतापूर्वक अंतःक्षिप्त किया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने जो है किस स्थान से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया था। किसने? DRDO ने। और आपको बता दूं इस अभ्यास में जो है DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी कि जो आपका
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट नाम का जो है एक संस्था है, इसके द्वारा इसको डिज़ाइन और विकसित किया गया था। और ये जो है गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है, जो कि सबसोनिक गति से लंबी उड़ान को बनाए रखता है। और ये अभ्यास जो आपका है डीआरडीओ का, ये अभ्यास प्रणाली रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर से युक्त है, जिसका उपयोग विमान रोधी युद्ध अभ्यास और हवाई लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के विमानों को अनुकरण करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। तो याद रखना है कि जो आपका हीट है, यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने किया था अभी हाल ही में। और आपको बता दूं, जो डीआरडीओ ने रिसेंटली परीक्षण किए हैं उनमें से कौन कौन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षण हैं जो अभी हाल ही में हुए थे पिछले साल, तो उसको जान लेते हैं। देखिए, पिछले साल सितंबर की बात करें तो सितंबर 2021 में डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है, यानी कि आईटीआर चांदीपुर ओडिशा से जो है आकाश मिसाइल का परीक्षण किया था। देखिए, आकाश मिसाइल आकाश प्राइम के एक नए संस्करण का जो परीक्षण कहाँ से किया गया था, ये ओडिशा के चांदीपुर से। और जुलाई की बात करें तो देखिए, जुलाई 2021 में डीआरडीओ ने आकाश एनजी नई पीढ़ी की और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम था MPATGM, इसको लॉन्च किया था। और देखिए, फिर जून 2021 की बात करें तो जून 2021 में डीआरडीओ के द्वारा नई पीढ़ी का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी जो है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और फिर फरवरी 2021 में क्या हुआ था, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया था। और ये सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने हेलिना और ध्रुवास्त्र नाम के जो है दो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया था। तो भारत ने किया था फरवरी 2021 में। देखिए, पिछले साल की जितनी घटनाएं हैं उन घटनाओं का एक पीडीएफ मैंने बनाया है, ठीक है। इसमें आपको पूरे साल का, यानी कि जनवरी से लगाए दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर का पूरा फुल डिटेल वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाली परीक्षा में आप सफलतम जो आपका प्रयास है वो सफलतम रहे और उसमें सक्सेस जो है आप पा सकें। तो देखिए, फरवरी 2021 का मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि फरवरी 2021 में जो है भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना और ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया था। और देखिए, उसके पहले एक साल और जाते हैं 2020 में। देखिए, अक्टूबर 2020 में डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप से जो है सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल उड़ान परीक्षण किया था। तो 2020, 2021 और 2022, ठीक है, तीनों साल का हमने करंट अफेयर रिवाइज कर लिया डीआरडीओ से संबंधित। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए और अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लेंगे तो आपको 2-3 नंबर और मिल जाएंगे एग्जाम में। 7वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में जारी यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश में तीव्र शहरीकरण को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से विलंबित किया गया था। तो देखिए, भारत में जो है जो आपका तीव्र शहरीकरण है, इसको कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से जो है विलंबित कर दिया गया था। और ऐसा बताया गया है यूनाइटेड नेशंस के हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 में। और देखिए, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2035 में भारत में जो शहरी आबादी होगी ये 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए, अब प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा कि अभी हाल ही में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 जारी की गई, उसमें किस वर्ष तक बताया गया है कि भारत में किस वर्ष तक शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये टारगेट ईयर है 2035, ठीक है। और 2035 में जब भारत की जनसंख्या 675 मिलियन तक पहुंचेगी तो ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा पूरी दुनिया के लिए। और देखिए, कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक शहरी आबादी फिर से बढ़ रही है। ये 2050 तक 2.2 बिलियन और बढ़। देखिए, भारत की जो शहरी आबादी है ये 2035 में 67 करोड़ 54 लाख 56 हजार तक जो है पहुंचने की संभावना है। जबकि 2020 के आंकड़े को देखें तो 2020 में ये आंकड़ा कितना है, 48 करोड़ 30 लाख 99 हजार, ठीक है। और देखिए, भारत के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत 2035 तक कितना हो जाएगा, 43.2% हो जाएगा। ये सारे आंकड़े आपको नोट करने पड़ेंगे। अगर आप यूपीएससी तक का एग्जाम देते हैं तो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए चपरासी से लेकर अधिकारी तक के सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर के आपको यहीं से मिल जाएंगे, इन्हीं आंकड़ों से।
अगला कि हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन जो है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है। तो देखिए कैपस्टोन को जो है नासा ने लॉन्च किया है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी हाल ही में नासा ने जो है 25 किलो वजन का एक उपग्रह कैपस्टोन जो है, यानी कि जिसका पूरा नाम क्या है, सिस्लूनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, तो इसको लॉन्च किया है। और देखिए इस उपग्रह को, जिसका नाम है कैपस्टोन, तो इस उपग्रह को एक अद्वितीय और अंडाकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंडाकार का मतलब क्या हो गया, ये चंद्रमा है और ये चंद्रमा के किनारे किनारे ऐसे अंडाकार बिल्कुल परीक्षण करेगा, ना कि बिल्कुल गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो कैपस्टोन जो है क्या है, ये अंतरिक्ष एजेंसी जो आपकी है अमेरिका की नासा, ठीक है, नासा ने इसको लॉन्च किया है कैपस्टोन को। और कैपस्टोन को लॉन्च किया गया है जो आपकी चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा यानी कि मून की कक्षा का परीक्षण करने के लिए कैसे, अंडाकार शेप में, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि 2022 में आयोजित 11वें विश्व शहरी मंच यानी कि वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया था। देखिए अभी हाल ही में जो है जो 11वां विश्व शहरी मंच यानी कि वर्ल्ड अर्बन फोरम था, इसका आयोजन पोलैंड में किया गया था। और आपको बता दूं पोलैंड में इसका आयोजन जो हुआ था 26 से 30 जून तक, ठीक है। तो 26 से 30 जून 2022 तक इसका आयोजन हुआ था, किसका, 11वें विश्व शहरी मंच का। और इसकी थीम रखी गई थी ट्रांसफार्मिंग आवर सिटीज़ फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, रट डालिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल पेपर में मान के चलिए छप गया है जो आने वाली परीक्षा है। तो 11वें विश्व शहरी मंच का जो आयोजन है ये पोलैंड में किया गया था। और पोलैंड में इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, 26 से 30 जून तक, और उसकी थीम थी ट्रांसफार्मिंग आवर सिटीज फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर। 10वां प्रश्न है कि 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट जो है ये किस वैश्विक संघ से जुड़ा है। तो देखिए 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट जो है ये आपका G7 संगठन से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दूं अभी हाल ही में भारत सहित शक्तिशाली G7 समूह और उसके 5 सहयोगी देशों के नेताओं ने इस 2022 रेजिलेंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट शीर्षक से जो है एक संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा किया गया है, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इस बयान में सभी देशों के वैश्विक नेताओं ने पुष्टि की कि वे नागरिक समाज की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करते हुए सार्वजनिक बहस और सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को ऑनलाइन और ऑफलाइन खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसी स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो ये प्रश्नों का सिलसिला था वो समाप्त हो गया और अब शुरू होता है आज के क्वेश्चन अपडेट का सिलसिला। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको तुरंत रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि जो रिवीजन करता है वो तुरंत सक्सेस भी होता है, मतलब उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले। देखिए रिवीजन अगर आप करते रहेंगे ना तो एग्जामिनेशन के पहले जो है आपको ज़्यादा बर्डन नहीं महसूस होगा। तो रिवाइज करते रहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे करंट अफेयर हो, मैथ हो, या फिर जो आपका इंग्लिश हो, या फिर जो भी सब्जेक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे हों, ठीक है। सबको कम से कम 1 आध 2 बार 3 बार 10 बार रिवाइज करिए। देखिए दूसरा प्रश्न आज के क्वेश्चन अपडेट का है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि विश्व UFO दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान पर बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, तो इसको हम 1 जुलाई को मनाते हैं। दूसरा था कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जो है सिल्वर मेडल जीता था। और नेक्स्ट था कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो देखिए फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। और चौथा प्रश्न था कि गेल के नए चेयरमैन कौन बने, तो देखिए गेल के नए चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता बन गए हैं। और पांचवा था कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया, तो इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।